पिछली क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। उसी के कुछ पार्ट जो है रह गए थे, उसमें हम जो है आज बात करते हैं। जब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे इंटरनल एनर्जी को। जब आपके पास आइसोथर्मल का केस हो, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट, वेरी गुड। जिसके अंदर क्या कांस्टेंट हो जाएगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, नीचे लिख देता हूं। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। ओके, अगर किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी, याद हो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि एन सी वी डेल्टा टी। अगर ये कांस्टेंट है तो डेल्टा टी की जगह पे क्या लिखिएगा? जीरो। जीरो। तो क्या डेल्टा यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? जीरो लिख सकते हैं? बोलिए, क्या डेल्टा यू की जगह जीरो लिख सकते हैं? यस सर। ओके। अच्छा, आपके पास अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या फॉर्मूला है? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर मेरे पास इंटरनल एनर्जी जीरो है तो क्या मैं डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू लिख सकता हूं? बोलिए। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं भी आइसोथर्मल दिख जाए तो वहां पे जो वर्क और हीट होगा ना, वो उसका साइन में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब हमने क्या करा कि किसी सिस्टम को हीट दिया, अगर जैसे मैं आपको समझाने के लिए, अगर हमने किसी सिस्टम को हीट दिया तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। एक मिनट किशोर, ठीक है। अगर हमने किसी सिस्टम को हीट दिया तो ये जो सिस्टम वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर हमने कहा था कि वॉल्यूम पॉजिटिव होगा तो वर्क डन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। यहाँ पे बाकी कोई एनर्जी यूज हो नहीं रहा है, इसीलिए सारा का सारा एनर्जी जो है किसके फॉर्म में हो रहा है? यहाँ पे इस प्रकार से। अगर हमने क्या करा कि अब हमने जो है वर्क कर दिया तो हीट क्या हो जाएगा? यानी कि हमने कहा था कि किसी के ऊपर अगर हम लोग क्या करें, उसकी एनर्जी को लेके ना हमें जो है क्या करें, छीन ले, तो यहाँ पे हमने इसकी एनर्जी को ले लिया तो यहाँ पे हीट कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो यही चीज वो जो है बताता है। हाँ बोले किशोर एंड वरुण क्या पूछ रहे थे? सर हो गया क्लियर। ओके ठीक है, किशोर आपका क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि वही कहता है हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन बाय सिस्टम। कब? जब आपके पास आइसोथर्मल का प्रोसेस होगा तो वहां पे जो हीट अब्सॉर्ब होगा वही जो है क्या हो जाएगा? वर्क के बराबर हो जाएगा। बस साइन का जो है क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यही चीज को जस्ट इन्होंने क्या करा कि अपोजिट के फॉर्म में जो है यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ओके। जब आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस हो तो आप सभी को पता है कि जब आइसोकोरिक होता है तो क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अच्छा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या जीरो होगा? वर्क डन। क्या होगा कि नहीं? क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? पी डेल वी। अगर मैं यहां से लिखूं डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल वी, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पे डब्ल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। अगर जब डब्ल्यू जीरो हो गया तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ जो है थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इस बार डब्ल्यू बराबर हो जाएगा तो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? क्यू के बराबर। यहां से हम कह भी सकते हैं कि अगर कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, ध्यान से सुना, जैसे मान लो कि मेरे पास एक पिस्टन है, अगर मैंने कहा कि भाई इसका वॉल्यूम जो है ना चेंज नहीं हो रहा है, आप लोग भी कहोगे सर जब हम हीट दे रहे हैं अगर कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो एनर्जी कहां जा रही होगी? तो कहोगे सर इसके अंदर ही जा रही होगी। यही तो हो रहा होगा। यस सर।
अगर हमने कहा कि भाई इसका ना तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ना ही वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो एनर्जी जो भी जा रही होगी कहाँ जा रही होगी, अंदर। इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही होगी। तो इसीलिए इंटरनल एनर्जी जो है किसके बराबर हो जाता है, यहाँ पे हीट के बराबर हो जाता है। ये जो है आइसोकोरिक प्रोसेस में होता है। ये सिंपल सिंपल चीजें बातें हैं, लेकिन इनसे ना जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर बच्चे घूम जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कैसे करना, कि कहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्यू के बराबर हो जाएगा, किस प्रोसेस में। तो फिर आपको चीजें जो है अगर ये छोटी छोटी बातें याद है तो वहां पे आपको मदद मिलेगी। ओके, फिर सेकंड हम कहते हैं इन आइसोकोरिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मैंने बताया कि जो भी एनर्जी होगी वो सारी की सारी कहाँ चली जाएगी, इंटरनल में चली जाएगी। तो वहां पे इस प्रकार से हम लोग भी ये कह सकते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट इवॉल्व, यानी कि जब हीट इवॉल्व होगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी को एक बार रिवर्स करके दिया हुआ है। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हीट जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो इंटरनल एनर्जी जो है किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि हीट यानी कि Q जो है वो V यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो भी जो है कितना हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी। और यहाँ देख भी सकते हैं कि इसकी वॉल्यूम जो है चेंज नहीं हुई, तो इसीलिए हमने क्या कहा, इसको जो है आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी जो है किसके बराबर हो जाएगा, हीट के बराबर हो जाएगा। इन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। कहता है कि जब आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो हीट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाएगा। क्यों हीट ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ हो जाएगा, जबकि मैंने कहा था कि हीट एंड वर्क ये कैसे होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। पाथ फंक्शन ये बताए थे, याद होगा। इससे हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। अब जब यहाँ पे कह रहा है कि भाई पाथ फंक्शन है, तो फिर यहाँ पे क्यों कहता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट जो होता है वो कैसा फंक्शन हो जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाता है। क्योंकि आइसोकोरिक में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर जब वॉल्यूम बढ़ा ही नहीं घटा ही नहीं तो उसने तो पाथ चेंज ही नहीं किया। अब मैं कहूं कि अगर मैं किसी पोजीशन पे ही रह गया तो मैंने कहीं गया क्या, नो सर। No. अगर गया ही नहीं तो मेरा पाथ का क्या मतलब है। अगर जब मैं किसी पॉइंट पे खड़ा का खड़ा ही रह गया तो वो तो पाथ हुआ नहीं। इसीलिए यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हो जाता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो पर्टिकुलरली पोजीशन पे वैसे के वैसे ही खड़ा रह गया, उसने कोई भी जगह पे मूवमेंट नहीं किया, वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे नहीं गया। इसीलिए आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट जो होता है वो कैसा हो जाता है, पाथ फंक्शन हो जाता है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, बट इन आइसोकोरिक प्रोसेस heat is independent of path। ठीक है, तो ये कैसा हो जाता है, वो जो है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाता है। इस बात को याद भी रखिएगा। ओके, जब आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस हो, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तो चेंज इन हीट क्या हो जाएगा, जीरो। Zero. जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है इस प्रोसेस में क्या है, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वर्क के बराबर हो जाएगा। अगर जहां पे कोई भी जो भी, अगर जो हमने बाहर से कोई एनर्जी नहीं दिया और उसका वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, तो इसका मतलब है जो भी वर्क कर रहा होगा तो कौन कर रहा होगा, इंटरनल एनर्जी कर रहा होगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो भी वर्क करेगा वो इंटरनल एनर्जी जो है वो करेगा। तो ये कहता है
वर्क डन ऑन द सिस्टम इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम व्हेन अ गैस कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली इन इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज। अगर आपने क्या करा कि उसकी वॉल्यूम को यानी कि वर्क किया, अब या तो वर्क का वॉल्यूम बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, वो अगर आपने वॉल्यूम को डिक्रीज किया, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने पिस्टन लिया, अगर मैंने पिस्टन ले लिया, ठीक है, अगर मैंने क्या करा कि इस पे वर्क किया, इसके वॉल्यूम को मैं क्या करूंगा, बाहर से मैंने जो है फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, अगर मैंने फोर्स लगाया तो ये क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इसका एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी छोटे से पार्ट में हो जाएगा, और अगर जो छोटे से पार्ट में हो जाएगा तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यही केस कहता है। लेकिन अगर आपने क्या करा कि वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, अगर आपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बड़े से एरिया में आ जाएगा। तो जिस कारण से यहाँ पे जो है क्या हो जाता है, ये हो जाता है। इन एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, कहता है कि जब एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तो वहां पे जो वर्क होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाता है। क्योंकि सर क्यों यहाँ पे जो है, आपने तो अभी जब हमेशा बताया था कि हीट एंड वर्क जो होता है वो पाथ फंक्शन हो जाता है, लेकिन अभी आपने कहा कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो आपने कहा कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाता है, लेकिन जब आपने कहा कि एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तो वर्क जो है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाता है। तो इसका रीजन देखिए, सुनिएगा ध्यान से, सब बड़ा सिंपल सा रीजन है कि एडियाबेटिक में बाहर से तो कहीं हीट आ नहीं रहा है, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अगर जब बाहर से हीट नहीं आ रहा है तो ये वर्क जो हो रहा होगा वो कैसे हो रहा होगा, इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से। वो कैसे हो रहा है, वो वॉल्यूम को हम इंक्रीज या डिक्रीज करा रहे हैं। जब वो वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करा रहे हैं तो बाहर से तो हमने एनर्जी लिया ही नहीं। अगर जब बाहर से एनर्जी नहीं लिया तो जिस कारण से ये कैसा हो जाता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाता है। लास्ट में ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस, जब आपके पास क्या हो, साइक्लिक प्रोसेस हो, आपको याद होना चाहिए कि साइक्लिक प्रोसेस में मैंने कल की क्लास में बताया था कि इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जितने भी स्टेट फंक्शन वाले होंगे सभी के सभी क्या हो जाते हैं, उनका जो है साइक्लिक प्रोसेस में जो है इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाता है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ब्रैकेट में, इस साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी आपके जो है स्टेट फंक्शन होंगे वहां पे साइक्लिक में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर जब जीरो हो जाएगा तो इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q प्लस W हो जाएगा। बोलिए, यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस है तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या लिख सकता, Q इक्वल टू माइनस W। तो वही कहता है वर्क डन बाय द सिस्टम इक्वल टू हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। जो भी हीट अब्सॉर्ब होगा वही वर्क डन कहलाएगा, जो वर्क डन होगा तो वो किस में हो जाएगा, हीट इवॉल्व या जो है अब्सॉर्ब में हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी बातें हमने जो है पिछली क्लास की बात कर ली। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन कहता है कि इसका आंसर बताना है कि व्हाट इज द वर्क, क्या आंसर होगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूं, ये 2 है और यहाँ पे मैंने ले लिया 4 है और यहाँ पे ले लिया 2 है और यहाँ पे मैंने ले लिया 4 है। ठीक है, ओके, ध्यान से सुना। आपके पास Q दिया हुआ है, आपके पास क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, और आपसे जो है पूछा गया है वर्क नहीं, मैं यहाँ पे इंटरनल एनर्जी पूछ लेता हूं। चलिए वर्क भी पूछ लेते हैं, साथ में जो है इंटरनल एनर्जी भी पूछ लेते हैं। ओके, तो आपको पता है कि जो वर्क होता है वो किसी का भी वो कैसा होता है, अंडर द एरिया हो जाता है। तो यहां से आप कहोगे सर मैं बड़े आसानी से निकाल सकता हूं, ये ट्रायंगुलर है, ये साइड कितना हो जाएगी 2 और ये भी साइड कितनी हो जाएगी 2, और आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ABC, ठीक है। अगर ABC है तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस 1 to 2 इंटू हाइट, इसका मतलब सीधे सीधे 2 आ गए। अभी एनर्जी है जूल है। अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई कि ये वर्क पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो आप देखिए कि ये तो साइक्लिक प्रोसेस है,
ये कैसा प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस है। अगर जो साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो। जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया कि इसका जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 जूल हो जाएगा। और यहाँ पे जो साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जो है वो कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आज की क्लास में हमने जो बताया कि इंथैल्पी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि इंथैल्पी होता क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक हॉर्स है, ध्यान से सुनो। मैं इंथैल्पी को इससे जो है ना, इससे आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। पहले मैं आपको समझाता हूं कि इंथैल्पी होता क्या है। एक हॉर्स होता है, हॉर्स के ऊपर हमने क्या कर दिया? लकड़ी रख दिया, मतलब जो है वुड रख दिया। ठीक है, ये अब मैं पीछे कर देता हूं, पहले ऐसे लिख देता हूं। इधर साइड मैंने वुड लिया, इधर साइड मैंने हॉर्स रखा, और इधर साइड मैंने ग्रास रखा। ठीक है, अगर हॉर्स ग्रास को खाएगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ध्यान सुनना कि क्या कहा कि अगर हॉर्स ग्रास को खाएगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगी। अगर वुड को लेके उसको घुमाया तो उसने वर्क किया होगा कुछ। यस सर। तो ये कहता है कि अगर आपने इंटरनल एनर्जी एंड वर्क को दोनों को मिला के जो होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? इंथैल्पी कह देते हैं। अगर इंथैल्पी को रिप्रेजेंट एच से करते हैं तो एच इक्वल टू, मैंने क्या कहा? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। क्या डब्ल्यू की जगह पे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? डेल्टा यू इक्वल टू डेल पी डेल वी। बोलिए, ठीक है। तो वही चीज वो कहता है कि इंथैल्पी जो है ना, एक मैथमेटिकल, इट इज हीट कंटेंट सिस्टम मेजर एट कांस्टेंट प्रेशर। याद हो, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा था, जबकि इंथैल्पी जो होता है वो कहां पे होता है? कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। ठीक है, ओके। जबकि इंटरनल एनर्जी जो था वो कहां पे हो रहा था? एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। जबकि इंथैल्पी जो होगा वो कहां पे होगा? एट कांस्टेंट प्रेशर पे हो जाएगा। वही कहता है सिस्टम मेजर एट कांस्टेंट प्रेशर, कि किसी भी सिस्टम के अंदर कितना हीट है, इट इज हीट कंटेंट इन द सिस्टम। जो भी यहां पे हमने हॉर्स को क्या मान लिया? सिस्टम मान लिया कि इसके अंदर कितना हीट कंटेंट है। तो हमने कहा कि भाई इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में हीट होगा, और जो कुछ एनर्जी कर रहा होगा तो उसके फॉर्म में होगा, क्योंकि हीट वर्क भी तो एक फॉर्म है एनर्जी का, तो उसके द्वारा ही तो हो रहा होगा। तो इसीलिए जो टोटल एनर्जी हो जाएगी, इंथैल्पी इक्वल टू क्या हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी प्लस जो है क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। ये चीज को इन्होंने ऐसे लिखा भी है, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम इज नोन एज इंथैल्पी। जो जो हॉर्स के अंदर होगा, टोटल एनर्जी जो होगी वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में होगी, और जो है किसके फॉर्म में होगी? वर्क के फॉर्म में होगी। इसी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं? आपका जो है इंथैल्पी कह देते हैं। ये सिंपल शब्दों में कहूं कि इंथैल्पी जो होती है वो किसी सिस्टम के अंदर कितनी इंटरनल एनर्जी है और वो कितना वर्क कर सकता है, इन दोनों के समेशन को हम लोग क्या कह देते हैं? इंथैल्पी कह देते हैं। बोले, ये बात आपको समझ में आ गई? यस सर। इसी बात को हम पूरी क्लास में जो है इसका यूज करेंगे। जैसे पिछली क्लास में हमने इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू किया था। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? इंथैल्पी इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। अच्छा, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि इंटरनल एनर्जी, अगर मैं कहूं कि किसी के रेफरेंस में ना कहूं, सीधे सीधे कहूं कि किसी बच्चे का, जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में ले लेता हूं, किसी क्लास में बच्चा है, पी नाम का कोई स्टूडेंट है, बहुत सारे हैं, पुनीत है और भी जो है बहुत सारे हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई इसकी इंटरनल एनर्जी सबसे ज्यादा और कोई नहीं है,
हाँ जी बोलिए किशोर। सर गलती से हो गया। ओके ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि जो पुनीत की पूरी क्लास में एक ही बच्चा है, और मैंने कहा कि भाई पुनीत की इंटरनल एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो हमने कैसे पता करेंगे भाई सच में ज्यादा है या नहीं है? अब एक ही बंदा, एक बंदे का तो पता नहीं कर सकते। तो हमने क्या करा, रेफरेंस के लिए किसी एक और बच्चे को ले लिया, किशोर को ले लिया। ठीक है, अब जैसे ही किशोर को ले लिया तो अब हम कह सकते हैं कि हाँ इनमें से जो है किसी एक का जो है इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा। तो इसी तरीके से इंथैल्पी भी आप किसी सिंगल चीज का नहीं निकाल सकते, आप जो है क्या कर सकते हैं, जो है रेफरेंस में निकाल सकते हैं। वही कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंथैल्पी। इसका मतलब है आप अकेले अकेले का जो है इंथैल्पी वैल्यू नहीं निकाल सकते, आप जो है हमेशा जो निकालिएगा वो चेंज इन इंथैल्पी निकालिएगा, यानी कि डेल्टा एच जो है निकलेगा। आप किसी पर्टिकुलर का जो है कहोगे कि सर मैं इंथैल्पी निकाल दूं, निकल जाए, तो वो नहीं निकलेगा। वो आपको क्या होगा, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए जो है क्या होगा, वो जो है रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, यानी कि चेंज बेसिकली डेल्टा एच को आप निकाल सकते हो। दूसरी बात, इंथैल्पी जो होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। मैंने कहा था जितने भी एनर्जी वाले टर्म है, इंथैल्पी है, आगे इंट्रोपी भी आएगा जिसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वहां पे ये जितने भी एनर्जी वाले टर्म होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज शो करेंगे। वो इंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बिकॉज ई एंड वी आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। कहता है ई एंड वी भी जो है क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। दूसरा, हमने कहा था कि ऑल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर स्टेट फंक्शन, और जो ये क्या है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। और अगर ये जो है कैसा हो जाएगा कि इंथैल्पी जो होता है वो कैसा हो जाता है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करे, इनिशियल और फाइनल। ओके, वो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। जबकि पाथ फंक्शन क्या होता है, हीट और वर्क होता है, वो पाथ फंक्शन होता है, यानी कि वो रास्ते पे भी डिपेंड करे। जबकि स्टेट फंक्शन पे रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, आपने जो है शुरू और इनिशियल कैसे गए, कितनी एनर्जी है, इसी पे जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। स्टेट फंक्शन इनिशियल एंड फाइनल पे जो है क्या करे, डिपेंड करे। इट इज डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। लिख भी देता हूं, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगी। इट डिपेंड upon the initial and final ओके। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं ईपीवी जो है क्या है, स्टेट फंक्शन, एनर्जी, प्रेशर एंड वॉल्यूम, इसीलिए जो ये कैसा हो जाता है, आपका स्टेट फंक्शन हो जाता है। ओके, अब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं। आपसे कई बार पूछा गया। अब देखो इंथैल्पी तो एनर्जी है, ये क्या है, इंथैल्पी। अगर इंथैल्पी एनर्जी है तो एनर्जी वाली भी यूनिट होगी। एनर्जी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जूल। तो एक तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। दूसरा, हम लोग जनरली क्या करते हैं, इसको किलो जूल पर मोल में निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी बात करेंगे इंथैल्पी की तो 1 मोल की या इतने मोल की बात करते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किलो जूल पर मोल भी इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। मैंने आप सभी को बता दिया कि डेल्टा एच जो होता है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, जबकि चेंज इन इंथैल्पी का क्या होता है, सिग्निफिकेंस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सिंगल चीज का हम लोग जो है नहीं निकाल सकते कि कितना इंथैल्पी आएगा, उसके अंदर कितना हीट और कितना वर्क करने की कैपेसिटी है, ये हम किसी के रेफरेंस में निकाल सकते हैं। इसीलिए हमने कहा था कि डेल्टा एच एंड डेल्टा यू जो है वो सिंगल सिंगल यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। जब भी निकालिएगा तो वो आपका कैसा निकलेगा, यानी कि चेंज वैल्यू निकलेगा। तो यहां से हमारे पास दो फॉर्मूले बनते हैं। जनरली बच्चे सोचते हैं कि ये वाला फॉर्मूला सही है, नहीं, आपको याद रखना कि दोनों के दोनों फॉर्मूले से है। ये अलग बात है, ये 90% जगह पे यही फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन 10% जगह पे कौन सा फॉर्मूला हो जाता है, ये यूज हो जाता है।
क्योंकि चेंज इन पीवी का मतलब क्या हो गया, जब ये कब फॉर्मूला लगाना, जब ये कांस्टेंट प्रेशर होगा। कब लगेगा, जब आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, और ये कब लगाइएगा, जब आपके पास कांस्टेंट प्रेशर नहीं होगा। ये कब लगाना है, जब आपके पास कांस्टेंट प्रेशर नहीं होगा। प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब जैसे यहां पे देखिए, ये किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कह रहा है 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस चेंज स्टेट 2 एटीएम से 3 लीटर एंड 95 केल्विन टू इतना जा रहा है। आपके पास इंटरनल एनर्जी दिया है, तो आपसे पूछा है डेल्टा एच। हम सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूला। डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू पी डेल्टा वी। या पी भी लिख देते हैं, पी डेल भी। ओके, अब देखिए यहां पे प्रेशर तो चेंज हो रहा है, 2 एटीएम से 4 एटीएम हो जा रहा है, तो इसका मतलब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, यस सर। इंटरनल एनर्जी कितना दिया हुआ है, 30 लीटर है। ओके, तो 30 लीटर एटीएम लिख दिए। P2V2 कितना दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे देखते हैं P2V2। P2 4 है, V2 5 है, तो मैं डायरेक्ट लिख दू 4। अच्छा, मैं लिख भी देता हूँ 4 इंटू 5 माइनस यहाँ पे P1V1 2 इंटू, यानी कि जो है 6 हो जाएगा। ये भी एटीएम लीटर हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 प्लस 20 माइनस 6 तो 14, और ये कितना हो जाएगा, एटीएम लीटर हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 44 एटीएम लीटर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया ताकि कि आपको ये पता लग सके कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को याद रखते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू यू प्लस डेल पीवी का यूज करते हैं। जबकि ये वाला भी जो फॉर्मूला होता है वो आपको इसको याद रखना है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, एन आइडियल गैस, बिल्कुल सेम है, एक्सपेंड आइसोथर्मली। अब वो कहता है कि आइसोथर्मली दिया हुआ है, तो आइसोथर्मली का मतलब क्या हो जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्मली का मतलब क्या हो गया, जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ओके, अब देखिए यहां पे हमें कुछ दिया नहीं है, अब सीधे सीधे हमसे पूछ लिया कि भाई इंथैल्पी क्या है। अब हमारे पास कुछ दिया रहता तभी तुम निकालते। अब वो क्या कह रहा है, एन आइडियल गैस आइसोथर्मली फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द वैल्यू चेंज इन एंथैल्पी। तो आपसे बेसिकली पूछ रहा है कि कितना चेंज आएगा। ओके, अगर आपको पता हो कि डेल्टा एच की वैल्यू हम लोग एनसीवी कैसे निकाल सकते हैं, अभी मैंने बताया नहीं ना। ओके ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास वो फॉर्मूला नहीं है कि हमने जो भी आपको बताया हो एनसीपी डेल्टा टी। खैर ये लगेगा भी नहीं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मोल दिया नहीं है। ओके ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ से। अगर बॉयल्स लॉ याद हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या करता था, P1 इक्वल टू P2V2। या आप कह सकते हो कि जो है यहाँ पे हमारा क्या होता था, टेम्परेचर कांस्टेंट होता था, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V हो जाता था। ओके ठीक है, अब यहां से हमारे पास जब ये दोनों बराबर होगा तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है। यस सर। अब यही चीज वो पूछता है कि फाइंड द चेंज इन एंथैल्पी, कि उसके अंदर कितना होगा। तो अगर आपके पास पता हो कि डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा,
NCV डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ चीजें मिसिंग मुझे लग रही है, तो यहाँ पे हम लोग जो ऐड कर देते हैं कि फॉर 1 मोल के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंड आइसोथर्मली है। अच्छा ठीक है, अगर आइसोथर्मली है तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, NCV डेल्टा टी। क्या डेल्टा टी की जगह पे कितना लिख सकते हैं, 0। तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा, 0 0। अब डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू है, तो डेल्टा एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 0। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके क्वेश्चन का जो है आंसर दे सकते हैं। ओके, यस सर। मैंने बताया कि डेल्टा एच जो होती है वो कैसी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, और साइक्लिक में ये कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। अगर जो डेल्टा एच इन साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। और अगर हम बात करें डेल्टा एच, आपके सामने अगर जब आपको सिंपली निकालना हो तो डेल्टा एच का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, NCP डेल्टा टी के बराबर। ठीक है, लेकिन अगर मुझे स्मॉल चेन की बात करनी हो तो DH इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल चेन यानी कि स्मॉल dt हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है क्या हो जाएगा, आपका जो है dt हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मुझे इंथैल्पी निकालनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, NCP डेल्टा टी। अब शायद आप लोगों को याद आ रहा होगा कि CP की वैल्यू मैंने निकालने सिखाई थी, तो CP की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, CP की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, R प्लस F/2R। और CV की वैल्यू कैसे निकालते हैं, F/2R, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके, एक और याद रख लीजिएगा, CP माइनस CV की वैल्यू कितनी हो जाती है, वो R के बराबर हो जाती है। अगर मेरे पास F मोनो एटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 3 कहोगे 3। अगर मेरे पास डाई एटॉमिक है 5 तो कितना हो जाएगा, 5। अगर मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉली एटॉमिक के लिए 6 कितना हो जाए, 6 हो 6 जाएगा। अगर मैं यहीं पे कहूं कि गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहोगे 1.66। और गामा की जो वैल्यू निकालते कैसे निकालते हैं, CP over CV CV निकालते हैं। आप चाहो तो इसको याद भी रख सकते हैं, या इसकी वैल्यू को ही हम याद रख लेंगे, तो हर जगह हमें यही वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग जो है सीधे सीधे इसका यूज करके हम लोग जो निकाल सकते हैं। ओके, और ये कितना हो जाएगा, 1.33 हो जाएगा। बोलिए यहां तक क्लियर है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, कह रहे हैं 2 मोल ऑफ हीलियम इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, फाइंड द एंथैल्पी चेंज। तो बाकी कुछ दिया नहीं, तो इसका मतलब सीधा सीधा डेल्टा एच पूछा है। डेल्टा एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, NCP डेल्टा टी। देखिए कांस्टेंट प्रेशर भी दिया हुआ है, क्योंकि जब भी एंथैल्पी निकलेगा कब निकलेगा, कांस्टेंट प्रेशर पे निकलेगा। तो इसीलिए ये जो है वैल्यू भी क्या दिया हुआ है आपको, कांस्टेंट प्रेशर वाली जो है दिया हुआ है। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या करा कि डेल्टा एच इक्वल टू NCP डेल्टा टी निकाल लिया। अब देखो मोल कितना दिया हुआ है, 2 2 मोल दिया हुआ है, वेरी गुड। अगर ये 2 मोल दिया हुआ है तो CP कितना होगा, 3 3 CP आपने कैसे निकाल लिया, 3। ओके, आपके पास फॉर्मूला जो है क्या है CP का, R R प्लस F/2 F/2R, यही फॉर्मूला है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे पहचानना है कि ये मोनो एटॉमिक है या डाई एटॉमिक है। मोनो हीलियम तो मोनो Atomic. एटॉमिक, वेरी गुड। अगर मोनो एटॉमिक है तो R की वैल्यू हम क्या लेंगे, 3 3 ले लेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं R 3/2R।
और इसको सॉल्व किया तो यहां से मेरे पास कितना आ गया 5/2R। अगर मैंने कैलोरी में लिया तो R की वैल्यू कैलोरी में अप्रोक्स किसके बराबर हो जाती है 2 के बराबर हो जाती है 2 कैलोरी अप्रोक्स होती है। तो यहां से Cp की वैल्यू कितनी हो गई 5 होगी। 5 ओके तो Cp की जगह मैं 5 लिख दूं। कैसे? yes sir ओके चेंज इन टेम्परेचर अब कह रहा है तो चेंज इन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कितना हो जाएगा 50 डिग्री। आप चाहो तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं आपको करके दिखा देता हूं कि अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करता क्योंकि हम टेम्परेचर जब भी रखना तो केल्विन में रखना 0 डिग्री सेल्सियस को हमने कन्वर्ट कर दिया केल्विन में इतना आ गया और 50 डिग्री सेल्सियस को हमने कन्वर्ट कर दिया तो कितना आ जाएगा 8 12 328 आ गया। अब हम इसको माइनस करें T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 328 माइनस 273 यानी कि जो है 50 हो जाएगा। याद रखना कि जब भी सेल्सियस में या केल्विन में डिफरेंस निकालना हो तो आप डायरेक्ट माइनस कर दो 50 माइनस यहां से जो हमारे पास कितना आ गया 50 डिग्री सेल्सियस। ओके अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दे तो यहां से हमारे पास कितना आ गया 500 कैलोरी के करीब करीब जो है आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं इनकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंथैल्पी इक्वल टू डेल्टा एच इक्वल टू हाँ जी बोलिए वरुण। सर 50 सेल्सियस को सर डायरेक्ट नहीं करेंगे -273 से? आप वैसे भी तो मैंने करके दिखाया ना। आप देखो 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सेल्सियस को हम 273 के साथ ऐड कर देते हैं। करते कि नहीं करते हैं? जी सर। ओके अगर मैंने 0 डिग्री किया तो केल्विन का T1 टेम्परेचर कितना आ गया 273। ये टेम्परेचर है केल्विन में। अगर मेरे पास केल्विन में टेम्परेचर दूसरा निकालना हो तो C कितना है 50 प्लस 273। तो यही मैंने कहा था कि 300 जो है कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और इसको डिफरेंस कीजिएगा तो आपको T2 माइनस T1 तो अभी भी तो 50 ही आएगा। आपने 273 में ही तो जो है 50 ऐड किया है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर जब भी आपके पास सेल्सियस या केल्विन का डिफरेंस आए तो आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। तो हमने माइनस कर दिया तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया ये जो है ये वैल्यू आ गई। ओके सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो इस फॉर्मूले से बनता है। कैसे बनता है मैं पहले आपको समझाता हूँ ये फॉर्मूला कैसे आता है ध्यान से सुना। अगर ये सीख लिए तो इंथैल्पी का 80% क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से आएगा। उन दोनों फॉर्मूले का डायरेक्ट कभी नहीं आएगा। इस फॉर्मूले का हमेशा डायरेक्ट आता है। वही कहते हैं फिर से ध्यान सुना मैंने क्या कहा रिलेशन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा यू इन केमिकल रिएक्शन। क्योंकि क्यों मैंने कहा क्योंकि जब भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी के फॉर्म में आएगा डेल्टा एच एंड डेल्टा यू के फॉर्म में। क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा उसमें आपसे पूछेगा कि इसकी इंथैल्पी कितनी है इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है। तो हमने कहा कि भाई डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीबी जो कि आपको भी मैंने बताया कि एच इक्वल टू यू प्लस पीबी होता है। डेल पीबी हमने यूज कर लिया। ओके अच्छा मुझे बताइए क्या मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी लिख सकता हूं क्या? यस Yes, sir. अच्छा पीवी की जगह पे मैं एनआरटी लिख दूं? यस सर। अगर मैंने लिखा तो यहाँ पे डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो गया डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी। ओके अच्छा यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि डेल्टा एच इंथैल्पी है और डेल्टा यू क्या है आपका इंटरनल एनर्जी। अच्छा यहाँ पे डेल्टा ई भी लिखा हुआ मिल सकता है इंटरनल एनर्जी। और यहाँ पे ये मोल है और ये आर क्या है आइडियल गैस कांस्टेंट है। ठीक है और टी क्या है आपका टेम्परेचर है। ओके अगर
मोस्ट ऑफ द केस में प्रेशर एंड टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो भी चीजें हम कराएंगे वो रूम के प्रेशर पे ही कराएंगे या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कराएंगे, तो हमेशा प्रेशर तो कांस्टेंट होगा। और जो भी रिएक्शन कराते हैं उसका टेम्परेचर हम तो फिक्स रखते हैं, ऐसा नहीं करते कि उसको जो है टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं। तो जितने भी रिएक्शन होते हैं वो जनरली आपके कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो है क्या होते हैं। इसी कारण से जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन अकर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड जो है किस पे होगा, टेम्परेचर पे। अच्छा, यहाँ पे जो एन लीजिएगा ना वो किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लीजिएगा। ध्यान से सुना, भी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा ताकि कि आपको समझ में आ जाए। किसी भी रिएक्शन का स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो लेते हैं उसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ओके। अगर मुझे किसी भी रिएक्शन का लेना और वो भी किसका लेना, गैसियस का, चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख भी दिया हूं कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। यहाँ पे जो मोल लीजिएगा ना सॉलिड का नहीं लीजिएगा, क्योंकि सॉलिड रिएक्ट नहीं करता, ना ही जनरली लिक्विड करता है। जनरली जो रिएक्ट करता है गैसियस फॉर्म में, इसीलिए जो डेल्टा एनजी की वैल्यू लीजिएगा वो किसकी लीजिएगा, आप गैसियस के मोल के लीजिएगा। तो चेंज इन कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट माइनस जो है रिएक्टेंट। एनपी का मतलब क्या होता है, मोल ऑफ, ये एनपी का मतलब लिख देता हूं स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। अभी आपको समझ में आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। ओके, एन आर का मतलब क्या होगा, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी, और ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां से इस प्रकार से देखिए, आपको एक क्वेश्चन कराता हूं तो आपको समझ में आएगा। अब आपके पास ना 3 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कहां डेल्टा एच ज्यादा होगा, कहां डेल्टा यू ज्यादा होगा, कहां पे ये दोनों बराबर होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। आप सभी को पता है कि इंथैल्पी का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच H इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। बोलिए, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से सुनिए, डेल्टा एनजी हम कैसे निकालते हैं, मोल ऑफ, यानी कि जो है प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पे ध्यान दीजिए कि इसमें देखना गैस, अगर जब गैस होगा तभी लेना, अगर सपोज करो यहाँ पे कोई सॉलिड लिक्विड आता तो हम नहीं लेते, जैसे आगे हम दिखाएंगे भी। तो यहाँ पे एनपी की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस, ये इसका अगर कुछ नहीं तो 1 है, क्योंकि इसके पास गैस है, इसके पास 3, तो टोटल एन आर कितना हो जाएगा, 4। तो यहां से डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अगर मैं यहां से लिखूं तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू माइनस 2RT। बोलिए, ये क्या, इतनी सी बात समझ में आ गई। यस सर। ओके, फिर से मैं समझाता हूं। मैंने कहा कि अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि सीधे सीधे आपसे डेल्टा एच पूछा जाएगा किसी केमिकल रिएक्शन का, पहले मैंने सोचा कि आपको डेल्टा एनजी जो है निकालना सिखाया जाए। तो मैंने कहा कि भाई डेल्टा एनजी निकालना हो तो हमने कहा कि भाई प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ गैसियस के मॉलिक्यूल्स लेना, और वो भी आगे वाले स्टिचियोमेट्री। यहाँ पे सिर्फ एक ही गैस का पार्ट था तो इसलिए प्रोडक्ट में हमने 2 ले लिया, लेकिन रिएक्टेंट में 2 थे, एक नाइट्रोजन का था, 3 जो है यहाँ पे किसका था, हाइड्रोजन का। तो दोनों को हमने क्या कर दिया, सम कर दिया, और सम कर दिया तो यहाँ पे 2 - 4 यानी कि -2 आ गया। अब ये डेल्टा एनजी की जगह पे -2 लिख दिया, और आरटी बचा था तो मैंने आरटी लिख दिया। बोलिए, क्लियर है अब, यस सर। ओके। अब मुझे बताइए कि डेल्टा एच बड़ा है या डेल्टा यू बड़ा है, डेल्टा एच। डेल्टा यू बड़ा होगा। कहोगे सर क्यों, अगर मैं कहूं कि मुझे 10 लाना है तो 12 - 2 करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। यस सर।
अगर इसमें अब मुझे बताइए कि कौन सी वैल्यू बड़ी है? डेल्टा यू की। डेल्टा यू की बड़ी है, क्योंकि आपने डेल्टा यू में माइनस करके डेल्टा एच लाया, तो इसमें जो है डेल्टा यू की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी डेल्टा एच के। यही आपसे कंडीशन पूछा था। बोले क्लियर है पहला क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि यहाँ पे डेल्टा एच बड़ा होगा या डेल्टा यू बड़ा होगा। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं कि डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ओके, अब यहाँ पे डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे, बताइए क्या होगा? NP मोल minus ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट, वो भी किसका? गैस का। ऐसा नहीं कि किसी का भी ले लेंगे, ठीक है। ओके, तो एनपी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे एनआर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 होगी वन। इसका 1 इसका 1, One. यानी कि टोटल 2 हो जाएगा। ये भी गैस है ये भी गैस है, दोनों का ऐड कर देंगे तो कितना आ गया? 0। अगर मेरे पास डेल्टा एनजी आर टी की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? yes यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास देखिए यहाँ पे सॉलिड दिया हुआ है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ओके, हमने कहा कि भाई पहले डेल्टा एन जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने कहा कि भाई मोल ऑफ प्रोडक्ट वो भी गैसियस वाला लेना ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि प्रोडक्ट में ये तो सॉलिड है, तो इसका मोल तो नहीं लेंगे, सिर्फ किसका लेंगे? इसका लेंगे। ओके, प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही गैस है, तो और वो भी किसका? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो इसीलिए हमने क्या ले लिया? 1 ले लिया। ओके, हाँ जी बोलिए। अब रिएक्टेंट में देखते हैं, तो रिएक्टेंट में कितना है? कुछ भी नहीं है, तो यानी कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब यहाँ पे मुझे बताइए कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी आ गया, तो किसकी वैल्यू बड़ी होगी? डेल्टा एच। delta अब जो है H डेल्टा एच की होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये 12 होगा तो 10 प्लस 2 होगा, तभी तो होगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो किससे बड़ी हो जाएगी? डेल्टा यू से। यही आपसे पूछा था। ओके, आप लोग 2 मिनट रुकिएगा, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ।